हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल में। हमने सीटेट पीवाईक्यू सीरीज शुरू कर रखी है, जिसमें आज हम करेंगे सितंबर 2016 के पेपर 2 के साइंस के क्वेश्चन आंसर डिस्कस। इससे पहले हम 2018, 19 के पेपर कर चुके हैं। अगर आप वो देखना चाहते हैं तो प्लेलिस्ट में जाके आप देख सकते हैं। इसके साथ साथ सीडीपी के भी टेस्ट सीरीज शुरू कर रखी है, वो भी आप प्लेलिस्ट में जाके आप देख सकते हैं। चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से। फर्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है? विज्ञान में व्यवहारिक प्रयोगात्मक गतिविधियां यानी लर्निंग बाय डूइंग जो हम कार्यक्रम चला रहे हैं कि बच्चा करके देखे हर चीज को, उसका कौन सा उद्देश्य नहीं बताना है। यानी कुछ उद्देश्य तो होते हैं जिससे इसमें हस्त कौशल का विकास होता है, बच्चा करके देख रहा है यानी क्रियाशील भी है, समस्या का समाधान भी कर रहा है, उसकी जो समझ है वो भी बढ़ रही है इससे। ये सब तो इसके उद्देश्य हैं। पर जो एक अंक प्राप्त करना यानी अच्छे अंक लाना, इसका कोई उद्देश्य नहीं रखा है हमने। कि जैसे लर्निंग बाय डूइंग हम करवा रहे हैं यानी क्रियाशील रह के बच्चा काम कर रहा है, तो इससे हम ये उम्मीद नहीं करते हैं बच्चे से कि बच्चा इससे परीक्षा में अच्छे अंक लेके आएगा। इससे सिर्फ ये है कि बच्चा करके देख रहा है, तो वो चीज उसको ज्यादा समय तक क्या रहेगी, उसके ध्यान में रहेगी, वो उस चीज को अच्छे से कर पाएगा। ये सब उसके उद्देश्य हैं, तो हमें नहीं बताना है इसमें। वे उच्च अंक ग्रेड पाने में सहायक हो। दूसरा है वे विज्ञान के विचारों की समझ बढ़ाए। तीसरा है वे समस्या समाधान का अवसर प्रदान करे। चार है वे हस्त कौशल युक्त कौशलों के विकास में सहायक हो। तो ये चार, तीन और दो जो दिए हैं, ये सब इसके उद्देश्य हैं। पर जो फर्स्ट नंबर पे क्या दिया कि उच्च अंक व ग्रेड पाने में सहायक हो, ऐसा कोई उद्देश्य रख के जो लर्निंग एंड डूइंग नहीं करवाया जा रहा है। ठीक है, तो ये इसमें राइट रह जाए 61 का फर्स्ट नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है? 62 नंबर क्वेश्चन। एल्यूमिनियम की एक समतल पट्टी पर मोम के कुछ छोटे टुकड़े लगभग समान दूरी पर जमाए जाते हैं। यानी एल्यूमिनियम की कोई पट्टी है, ठीक है, समतल पट्टी है, ठीक है, उस पे क्या लगाया जा रहा है? उस पे मोम के टुकड़े लगाए जा रहे हैं और समान दूरी पर, एक यहाँ लगा दिया, एक यहाँ लगा दिया, एक यहाँ, ऐसे लगाए गए हैं। पट्टी के एक सिरे को एक स्टैंड के साथ क्लैंप किया जाता है, यानी एक सिरे को क्या कहीं पे बांध दिया जाता है और दूसरे सिरे को गर्म किया जाता है, और ये वाला जो सिरा है इसको गर्म किया जा रहा है, उष्मा दी जा रही है। नीचे दिए गए कथनों ए बी पर विचार कीजिए। कथन ए क्या दिया हुआ है? लो से बढ़ती दूरी के क्रम में मोम के टुकड़े एक के बाद एक गिरने लग जाते हैं। यानी जो मोम के टुकड़े हमने चिपकाए थे, पहले ये वाला गिरा, फिर ये वाला गिरा, और फिर यानी क्रमवार वो गिरते जा रहे हैं। जैसे इसको हीट दी जा रही है, उष्मा दी जा रही है, ठीक है, गर्म करना प्रारंभ किया हमने तब। आगे और बी कथन क्या दिया है? एल्यूमिनियम की पट्टी उष्णता को लो के निकटतम सिरे से दूसरे सिरे को स्थानांतरित करती है। यानी इसमें कहा जा रहा है कि ये वाला सिरा गर्म हुआ पहले, फिर इसने दूसरे को गर्म किया, यानी ऐसे ऐसे स्थानांतरित करने जा रही है ये उष्मा को। तो ये बात भी सही है, यानी ए भी ठीक है और बी भी ठीक है। ए क्या किया है? हमने प्रयोग किया है कि इसको गर्म किया तब ये टुकड़े नीचे गिर गए, इस कारण से गिरे। यानी इसका क्या निष्कर्ष निकला? इसका निष्कर्ष ये निकला कि पहले ये वाला सिरा गर्म हुआ, तब ये वाला टुकड़ा गिर गया, फिर इसने जैसे ये वाला गर्म हुआ, इसने आगे स्थानांतरित कर दी उष्मा को, फिर ये वाला गिर गया। तो ये इसका क्या निकला? निष्कर्ष निकला, यानी उष्मा क्या हो रही है? स्थानांतरित हो रही है। ठीक है, ए क्या है? प्रयोग, और बी क्या है? उसका निष्कर्ष है। ठीक है, ए परीक्षण है और बी उसका निष्कर्ष है। तो कौन सा ऑप्शन आपको लग रहा है इसमें सही हो जाएगा? इसमें हो जाएगा हमारा जो 2 नंबर का ऑप्शन, ए परीक्षण है और बी इसका निष्कर्ष निकला है, तो ये इसमें राइट हो जाएगा 62 का। 63 क्या दिया हुआ है? 63 नंबर क्वेश्चन है। एक शिक्षक कक्षा 7 के विद्यार्थियों से निम्नलिखित प्रश्न पूछता है। यानी कक्षा 7 के विद्यार्थियों से कोई शिक्षक प्रश्न पूछ रहा है। प्रश्न क्या है? एक फ्रिज से बर्फ के दो समान घनाभ लिए जाते हैं, ठीक है, उनमें से एक को चूर्णित किया जाता है और दूसरे को ऐसा ही छोड़ दिया जाता है। यह देखा गया कि चूर्णित बर्फ जल्दी पिघलती है, इसका क्या कारण हो सकता है? इस प्रश्न द्वारा किस प्रक्रियात्मक कौशल को बढ़ावा मिलता है? यानी टीचर क्या कर रहा है? बच्चों को बोल रहा है कि फ्रिज से बर्फ के दो टुकड़े निकालो और घनाभ है वो, ठीक है, उनकी जो स्पेस शेप है कैसी है? घनाभ है। उनमें से एक जो टुकड़ा है उसको छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ दिया गया और एक ऐसे का ऐसा रखा गया है, ठीक है। तो अब क्या है कि जो ये टुकड़े थे ये जल्दी पिघल जाएंगे और ये जो
पूरा घनाभ था ये लेट पिघलेगा। इससे जो टीचर है वो कौन से कौशल का विकास कर रहे हैं ऐसा प्रश्न पूछ के। ऐसे करने पर बच्चे क्या करेंगे? बच्चे क्या करेंगे? बच्चे करेंगे कि इससे कल्पना ही कर सकते हैं, ना तो कोई वो प्रयोग कर रहे हैं, ना कोई परीक्षण उन्होंने किए है, तो क्या करें, सिर्फ कल्पना कर रहे हैं कि सर ऐसा हुआ होगा, वैसा हुआ होगा, ये होगा, ठीक है। कौन से कौशल का विकास हो रहा है इससे? परिकल्पना करने के कौशल का विकास हो रहा है इससे, ठीक है। क्या आ जाएगा? 3 नंबर जो ऑप्शन है कि परिकल्पना कौशल का विकास हो रहा है, ये इसमें राइट हो जाएगा 63 में। 64 नंबर क्वेश्चन क्या है हमारे पास में? 64 नंबर क्वेश्चन है, कक्षा 7 का एक शिक्षक कक्षा में निम्नलिखित क्रियाकलाप का प्रदर्शन कर रहा है। एक पत्ती को परखनली में लिया जाता है और उसके ऊपर स्प्रिट उड़ेला जाता है, यानी कोई पत्ती ली जाती है उसके ऊपर स्प्रिट उड़ेला जाता है। इसके बाद परखनली को पानी से आधे भरे बीकर में रखा जाता है और उसे तब तक गर्म किया जाता है जब तब तक पत्ती का रंग न उड़ जाए। उसके बाद पत्ती को बाहर निकाला जाता है और आयोडीन की कुछ बूंदे उस पर डाली जाती है। पत्ती का रंग नीला काला हो जाता है। यानी ये क्रियाकलाप टीचर ने किया है बच्चों के सामने। इस क्रियाकलाप के बाद शिक्षक अधिगम के विभिन्न सूचकों के आकलन के लिए कुछ प्रश्न देता है। यानी इससे टीचर किस प्रकार के प्रश्न पूछ सकता है वो आपको बताना है। तो निम्नलिखित में से कौन सा विश्लेषण का आकलन करेगा? यानी ऊपर जो हमने प्रेक्षण किए है कौन सा उस बात को बता रहा है कि इससे आखिर हम पूछना क्या चाह रहे हैं बच्चों से, ठीक है। पहला है पत्ती को हानि न पहुंचे, इसके लिए क्या सावधानी बरती गई है? तो सावधानी का टीचर ने कहीं नहीं किया कि आधा भरना है, आधे से ज्यादा नहीं होना चाहिए, ऐसा कहीं टीचर ने कोई जिक्र नहीं किया है। दूसरा क्या, परखरली में सिपरेट उड़ देते समय क्या सावधानी बरती गई, ये भी नहीं बताया है। तीसरा है जब पत्ती पर घोल उड़ेला गया तो रंग का क्या हुआ, ठीक है। चार है क्या क्लोरोफिल को हटाए बिना यह प्रयोग किया जा सकता? तो टीचर ने कहीं नहीं कहा है कि क्लोरोफिल के बिना ये प्रयोग नहीं हो सकता, सिर्फ इतना बताया है कि पत्ती का रंग न उड़ जाए तब तक हमें ऐसा गर्म करना है उसको। पर जो स्प्रिट हमने डाला था पत्ती पर, तब रंग का क्या हुआ टीचर ने वो नहीं बताया। तो ये एक विश्लेषण कर सकते हैं इस बात से हमें कि जब स्प्रिट डाला तब कलर के चेंज हुआ था या नहीं हुआ था या उड़ गया था, जो भी था उस बात का हमें नहीं पता है। तो ये एक विश्लेषण का आधार बन सकता है। तो ये इसमें राइट हो जाएगा जो 3 नंबर ऑप्शन है कि जब पत्ती पर घोल उड़ेला गया तो रंग का क्या हुआ वो हमें नहीं पता है। तो क्या हो जाएगा 64 का जो 3 नंबर ऑप्शन है वो सही हो जाएगा। 65 नंबर क्वेश्चन क्या दिया हुआ है? 65 नंबर क्वेश्चन है, आप चाहते हैं कि कक्षा 6 के विद्यार्थी नमक और रेत के मिश्रण को अलग करने के लिए नमक की पानी में विलेयता के गुण को पहचान सके। प्रति पर्सन उन्मुख शिक्षण के समर्थक होने के नाते आप क्या करेंगे? यानी एक टीचर होने के नाते आप क्या करेंगे कि आपको करना है, बच्चे को सिखाना है कि नमक पानी में घुल सकता है, रेत पानी में नहीं घुल सकती। इसके लिए आप एक क्या करेंगे बच्चों के साथ में वो आपको बताना है। तो आपको सबसे पहले तो ये बताना चाहिए कि पानी में कौन सी चीज घुल सकती है, कौन सी नहीं घुल सकती। ऐसा ही करेंगे कि बच्चों को आपको यही बताना पड़ेगा ना कि ये चीज पानी में घुल सकती है और पानी सबसे अच्छा विलायक होता है, ठीक है। ये सब बातें आपको पहले बच्चों को बतानी पड़ेगी, ठीक है। और उन विधियों के बारे में बताना होगा जिसके बारे में बच्चे नहीं जानते हैं, ठीक है। और किन किन विधियों द्वारा ये सब किया जाता है कि रेत को नमक से अलग कैसे कर सकते हैं, नमक को पानी के अंदर कौन सी विधि द्वारा घोला जाता है, वो सब आपको बताना पड़ेगा, ठीक है। पहला क्या कि विद्यार्थियों को रेत और नमक का मिश्रण उपलब्ध कराएंगे, उन्हें पृथक करने की विभिन्न विधियों पर सोचने के लिए कहेंगे और उन्हें अपने विचार आजमाने में सहायता करेंगे, ठीक है। दूसरा क्या दिया, पहले मिश्रण को पृथक करने की विभिन्न, पहले क्या करेंगे, सबसे पहले पहले मिश्रण को पृथक करने की विभिन्न विधियों को समझाएंगे और उसके बाद रेत और नमक के मिश्रण को पृथक करना समझाएंगे। तीसरा क्या दिया, पहले विद्यार्थियों को उन विभिन्न विधियों के बारे में परिकल्पना करने को कहेंगे जिनसे रेत और नमक को अलग किया जा सके और तब विस्तृत स्पष्टीकरण के बाद उन्हें सही उत्तर तक ले जाएंगे। चार क्या दिया, रेत और नमक के मिश्रण को लेंगे, उसका पृथक किया जाना दिखाएंगे और उसके बाद विद्यार्थियों से स्वयं पुनरावृत्ति के लिए कहेंगे। तो इसमें जो 3 नंबर ऑप्शन क्या दिया हुआ है कि पहले विद्यार्थियों को उन विभिन्न विधियों के बारे में सोचने, यानी विद्यार्थियों को पहले सक्रिय करेंगे कि जब टीचर ने ऐसे बताया है
तब विद्यार्थी सुन ही रहे थे। फिर हम विद्यार्थियों से क्वेश्चन करेंगे कि आप उन विधियों को बताइए जिनसे हम इन चीज को अलग कर सकते हैं। तो बच्चा सोचेगा, यानी उसका चिंतन प्रारंभ हो जाएगा, तो ये सही रहेगा। और फिर उस जो उन्होंने विधियां बताई है उनको स्पष्ट करेंगे। ठीक है, तो ये सही रहेगा। इसमें 65 में 3 जो ऑप्शन है हमारा वो राइट हो जाएगा। 66 नंबर क्वेश्चन क्या दिया हुआ है? 66 नंबर क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? 66 नंबर, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा विज्ञान और तकनीकी के संबंधों का वर्णन करता है? तो विज्ञान, विज्ञान के अंदर क्या होती है? तकनीक होती है, यानी जहां विज्ञान है वहां हम तकनीक का प्रयोग करेंगे। तो विज्ञान क्या हो गया? ज्यादा बड़ा क्षेत्र हो गया, तकनीक उसके अंदर आएगा। ठीक है, उससे संबंधित हो जाएगा। तो इसमें क्या कहा? हमें इन दोनों का संबंधों का वर्णन कर गया दिए गए ऑप्शन को देखकर। ठीक है, पहला क्या है? विज्ञान एक व्यापक प्रयास है, जबकि तकनीक उद्देश्योन्मुख और प्राय स्थान विनिर्दिष्ट होती है। दूसरा क्या है? विज्ञान की तुलना में तकनीकी अधिक सृजनात्मक प्रक्रिया है। तीसरा है विज्ञान एक प्राचीन उद्यम है, परंतु तकनीकी उसकी अपेक्षा नवीन है। चार दिया है, विज्ञान और तकनीकी स्वतंत्र रूप से और परस्पर अलग अलग पढ़ती है। तो अलग अलग तो नहीं, साथ लेके भी चल सकते हैं, तो ये वाला तो नहीं, चार तो गलत है। बाकी क्या दिया हुआ? विज्ञान एक प्राचीन उद्यम है, तो प्राचीन ही विज्ञान में नए नए भी तो काम होते हैं, तो ये भी नहीं आएगा। विज्ञान की तुलना में तकनीकी अधिक सृजनात्मक है, विज्ञान में ही तकनीकी शामिल है, तो विज्ञान भी तो सृजनात्मक हुआ, ये भी नहीं। पर जो फर्स्ट है वो ठीक है, कि विज्ञान का जो व्यापक प्रयास है, यानी विज्ञान बड़ा है, इसका जो क्षेत्र है वो ज्यादा है। और जो तकनीकी है वो हम किसी उद्देश्य को लेके चलते हैं, तब हम तकनीक का प्रयोग करते हैं। यानी ये क्या हो गया? उद्देश्योन्मुख हो गया, किसी उद्देश्य को हासिल करने के लिए हम तकनीक का क्या कर रहे हैं? प्रयोग कर रहे हैं। और वो सब क्या है? विज्ञान के अंदर शामिल है। तो इसमें जो फर्स्ट नंबर जो ऑप्शन है वो हमारा सही हो जाएगा 66 नंबर क्वेश्चन का। 67 नंबर क्वेश्चन क्या दिया हुआ है? 67 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एकल पुष्प नहीं है वरन पुष्पों का एक गुच्छा है? तो पहला दिया हुआ है धतूरा, दूसरा दिया हुआ गुलाब, तीसरा दिया चाइना रोज, और 4 नंबर पे दिया हुआ है सूर्यमुखी। तो धतूरा, गुलाब और जो चाइना रोज, गुड़हल है, वो सब क्या है? एकल पुष्प है। पर जो सूर्यमुखी है वो क्या है? पुष्पों का एक गुच्छा होता है, यानी सब एक दूसरे से शामिल होते हैं एक। ठीक है, तो ये इसमें राइट हो जाएगा जो 4 नंबर ऑप्शन है 67 का। 68 नंबर क्वेश्चन क्या दिया हुआ है? 68 नंबर क्वेश्चन है, कोई साइकिल किसी सीधी सड़क पर नियत चाल से चल रही है, साइकिल के पहिए दर्शाते हैं। कोई साइकिल है तो साइकिल का पहिया क्या है? गोल है। ठीक है, तो गोल होता है वो कौन सी, क्या मतलब बताना है कि पहिया क्या कर रहा है? तो गोल है वो ऐसे घूम रहा है, यानी वृत्तीय गति कर रहा है। ठीक है, और वो साइकिल चल भी रही है, यानी आगे भी बढ़ रही है, तो स्थान भी चेंज हो रहा है उसका, तो स्थानांतरित गति भी है। तो कौन से जो पहिए है वो कौन कौन सी गति दिखा रहे हैं? वृत्तीय गति भी कर रहा है और स्थानांतरित गति भी कर रहा है। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? इसमें आ जाएगा हमारा जो 2 नंबर ऑप्शन पे क्या दिया कि वृत्तीय गति भी कर रहा है वो स्थानांतरित गति भी कर रहा है, यानी वो चल भी तो रहा है, आगे भी तो बढ़ रहा है, एक ही जगह तो नहीं घूम रहा। अगर वो एक ही जगह घूम रहा होता तो सिर्फ वृत्तीय गति कर रहा, पर उसने स्थान भी चेंज किया, तो क्या हो गया? स्थानांतरित गति भी होगी, यानी दूरी भी वो तय कर रहा है। तो 68 में क्या हो जाएगा? हमारा जो 2 नंबर ऑप्शन है वो सही हो जाएगा। 69 नंबर क्वेश्चन क्या दिया हुआ है? 69 नंबर क्वेश्चन है, मान लीजिए कि आप एक किसान है और उस क्षेत्र में रहते हैं जहाँ की मृदा क्या है? काली, यानी मृदा की विशेषता बता दी, काली मिट्टी है वहां पे। तो काली मिट्टी में किस प्रकार की फसल उगाई जाती है वो आपको पता होना चाहिए। यदि आपके क्षेत्र की जलवायु उष्ण है, और वहां की जलवायु भी बता दी कैसी है? उष्ण है, यानी वहां पर गर्मी अधिक है, और आप अपने खेतों में रेसे प्रदान करने वाले पौधे उगाना चाहते हैं, तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कौन कौन से जो फसल है जो रेशे देती है हमें, जैसे जूट हो गया, पटसन हो गया, कपास हो गया, इनसे हमें रेशा प्राप्त होता है। ठीक है, तो पौधे उगाना चाहते हैं, तो आप निम्नलिखित में से किसे प्राथमिकता देंगे? तो एक बात आप ये देखिए कि जो मृदा काली है, ठीक है, तो वहां पे रेशे वाली फसल उगाई जाती है, ये दोनों एक दूसरे से संबंधित हो गए, और वहां पे जो टेम्परेचर है वो भी ज्यादा, यानी उष्ण है,
तो क्या हो गया, जो रेसे वाली जो फसल होती है उसके लिए क्या टेम्परेचर ज्यादा चाहिए और मृदा कैसे चाहिए, काली चाहिए। ये बात आपको समझ में आ गई इस क्वेश्चन से। और जो रेसे वाली फसल होती है वो क्या होती है, कपास होती है, जूट होती है, पटसन होती है। ठीक है, तो ये रेसे वाली फसल है। तो काली मृदा में कौन सी फसल आप उगा सकते हैं वो आपको पता होना चाहिए। पहला दिया रेयन, ठीक है, दूसरा दिया नारियल, तीसरा दिया जूट और 4 नंबर पे दिया है कपास। तो कौन सी फसल उगाएंगे आप वहां पे जहाँ की जलवायु उष्ण है और क्या है, मृदा क्या है, काली है। तो कौन सी फसल उगाएंगे, कपास की खेती के लिए वो जगह उपयुक्त रहेगी। और कपास एक रेशे वाली फसल भी है। तो जो 4 नंबर ऑप्शन है वो राइट हो जाएगा 69 का। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है 70 नंबर, विषम को चुनिए। क्या है, विषम को चुनना है हमें, जो दिए गए हैं ऑप्शन उनमें से। पहला दिया हुआ है भ्रूण, दूसरा दिया हुआ है अंड, तीसरा दिया हुआ है अंडाणु और 4 पे दिया हुआ है युग्मक। तो युग्मक क्या होता है, जो अंडाणु और शुक्राणु या जो मादा में और नर में जो अंडाणु और शुक्राणु पाए जाते हैं वो युग्मक कहलाते हैं। यानी दोनों अलग अलग है तब तक युग्मक है वो, दोनों साथ में मिल गए युग्मनज बना लेते हैं। यानी अंडाणु भी संबंधित हो गया, युग्मक भी संबंधित हो गया। और भ्रूण क्या होता है, जब ये अंडाणु और शुक्राणु मिलकर निषेचन की क्रिया प्रारंभ कर देते हैं, निषेचन हो जाता है, तब उनमें जो अंग और उत्तक बनना प्रारंभ होते हैं उसको हम कहते हैं भ्रूण। तो ये तीनों चीजें एक दूसरे से संबंधित है, पर अंड का कहीं पे भी कोई जिक्र नहीं हो, यानी एग से संबंधित नहीं है। तो ये विषम हो गया। तो 70 का क्या आ जाएगा हमारा 2 नंबर ऑप्शन राइट हो जाएगा। 71 नंबर क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, 71 नंबर क्वेश्चन है, क्या क्वेश्चन है 71 नंबर, लाल लाल रस लार का कार्य बताना है। यानी जो मुंह में लार पाई जाती है उसका कार्य क्या है। ठीक है, पहला ऑप्शन दिया मंड स्टार्च को शर्करा में परिवर्तित करना, दूसरा है श्वास नली में खाद्य कणों के प्रवेश को रोकना, तीसरा है कार्बोहाइड्रेट को प्रोटीन में परिवर्तित करना, 4 है मंड स्टार्च को वसा में परिवर्तित करना। तो इसका जो फर्स्ट नंबर ऑप्शन क्या है कि मंड स्टार्च यानी जो भोजन हम लेते हैं उसको क्या करता है, ये शर्करा में परिवर्तित कर देता है मुंह में जाते ही भोजन। और क्या करते हैं, उसको आगे ले जाने के लिए चिकना भी बनाता ताकि हमें निगलने में उस चीज को आसानी हो। इसमें कौन सा एंजाइम पाया जाता है, लार में हाइलिन एंजाइम पाया जाता है। ठीक है, जो फर्स्ट नंबर ऑप्शन है वो राइट हो जाएगा 71 का। 72 नंबर क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, 72 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। यानी 4 जो ऑप्शन दिए उनमें से देखना है कौन सा कथन सही है। पहला दिया हुआ है अंत श्वसन और उत्श्वसन, श्वास खींचने और श्वास निकलने दोनों ही प्रकार की वायु में ऑक्सीजन होती है। दूसरा दिया हुआ अंत श्वसन की श्वास में खींची गई वायु में कार्बन डाइऑक्साइड नहीं होता। तीसरा है उत्श्वसन की श्वास निकलने वाली वायु में ऑक्सीजन नहीं होता। 4 है उत्श्वसन की श्वास निकलने वाली वायु में कार्बन डाइऑक्साइड नहीं होता। तो क्या हो गया, अंतःश्वसन जब हम श्वास अंदर लेते हैं वो अंतःश्वसन हो गया, तो उसमें क्या लेते हैं, हम ऑक्सीजन लेते हैं। ठीक है, लेते तो सभी जाती तो सभी है, पर ऑक्सीजन हम लेते हैं, बाकी को वापस छोड़ देते हैं। ठीक है, उत्सर्जन क्या हो गया, जो सांस है वापस छोड़ना उसको, यानी श्वास खींचना अंतःश्वसन और श्वास निकालना उत्सर्जन हो गया। ठीक है, तो इसमें क्या है, लेते हम यानी लेते तो ऑक्सीजन के साथ और भी जाता है और गैसें वगैरह, पर उनमें से ऑक्सीजन को हम ग्रहण कर लेते हैं, बाकी को वापस छोड़ देते हैं। ठीक है, तो ये बात होती है। इसमें देखना है कि कौन सा सही है, आपको जो 72 नंबर क्वेश्चन है उसमें से कौन सा सही है वो देखना है। तो इसमें क्या है, ऑक्सीजन क्या पूरी हम अंदर ले लेते हैं, नहीं, कुछ ऑक्सीजन को हम वापस बाहर भी छोड़ते हैं। तो अंतःश्वसन और उत्श्वसन दोनों ही प्रकार की वायु में क्या होती है, ऑक्सीजन होती है। तो ये इसमें सही है, 72 का फर्स्ट नंबर ऑप्शन सही रहेगा। 73 क्या दिया हुआ है, 73 नंबर क्वेश्चन है, रितु एक समतल दर्पण के सामने खड़ी है। रितु और उसके प्रतिबिंब की जो बीच की दूरी है वो दी हुई है 10 मीटर। यदि वह दर्पण की ओर 2 मीटर चले तो रितु और उसके प्रतिबिंब के बीच की दूरी क्या होगी वो आपको देखना है। कि कोई समतल दर्पण है, यहाँ पे बिंब है, यहाँ पे प्रतिबिंब है। ठीक है, तो समतल दर्पण से जो प्रतिबिंब बनता है उसके गुण आपको पता होना चाहिए।
यानी जितनी दूरी पर दर्पण से बिंब रखा है उतनी ही दूरी पर प्रतिबिंब बनेगा। एक बात तो ये होती है। और वस्तु के जो आकार है उसी के आकार के बराबर बनेगा। आभासी बनेगा और पार्श्व बनेगा, यानी इसका जो दायां भाग है वो वहां पे जाके बायां दिखेगा। ठीक है, ये सब समतल दर्पण से जो प्रतिबिंब बनता है उसके गुण होते हैं कि किस प्रकार का प्रतिबिंब बनता है। पहले था वो 10 मीटर यानी 5 इधर थी और 5 इधर है, तभी तो बीम और प्रतिबिंब के बीच की दूरी 10 मीटर हो गई। अब क्या है, जो बीम है यानी वह दर्पण की ओर 2 मीटर चला है, यानी 5 से अगर 2 मीटर इधर चलेंगे तो कितना बच गया, 3 बच गया। तो जो बीम प्रतिबिंब था वो भी इधर आएगा क्योंकि जो दूरी है वो समान रहती है, तो इधर भी 3 हो गया। ठीक है, 3 और 3 क्या हो गया, फिर 6 आ जाएगा हमारा। तो कौन सा आंसर इसमें सही रहेगा, 6 मीटर राइट हो जाएगा। 3 ये और 3 ये, तो बीम और प्रतिबिंब के बीच की दूरी क्या हो जाएगी, पहले 10 मीटर थी, अब 6 मीटर हो जाएगी। 4 नंबर ऑप्शन राइट रहेगा 73 का। 74 क्या दिया हुआ है, 74 नंबर क्वेश्चन है। आपके पास 3 प्रश्नावलियां एक्स वाई जेड है जो 3 विभिन्न विलयनों से आदि आदि भरी है। जैसे एक्स में सोडियम क्लोराइड NaCl भरा है, क्या भरा है, सोडियम क्लोराइड NaCl नमक। वाई में सोडियम हाइड्रोक्साइड विलयन भरा है, सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH। तो ये क्या हो गया, एक क्षार है। ठीक है, वाई में क्या भरा है, सोडियम ऑक्साइड। जेड में तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल यानी HCl भरा है जेड में, ये एक अम्ल है। उपयुक्त प्रत्येक विलयन में फिनोक्टेलिन विलयन की एक एक बूंद डालने पर यह परीक्षण करेंगे कि प्रश्नावलियों में भरे विलयन इस प्रकार दिखाई देंगे। यानी जो तीनों प्रश्नावलियां ली थी एक्स वाई जेड, पहले में NaCl भरा था सोडियम क्लोराइड, दूसरे में सोडियम हाइड्रोक्साइड और तीसरे में भरा था तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल भरा था। यानी पहले में एक क्या था, लवण, और दूसरे में क्षार, तीसरे में अम्ल लिया हमने, और उसमें क्या किया, फिनोफ्थेलिन की एक एक बूंद डाली है। अब देखना है कि क्या होगा, वो आपको बताना है, ये आपको परीक्षण करना है क्या होगा इसमें। आप क्या बताएंगे, तो जो फिनोफ्थेलिन होता है वो अम्ल और क्षार के साथ जैसे क्रिया करता है तो उनके रंग में क्या कर देता है, परिवर्तन कर देता है। क्षार के साथ क्रिया करेगा तो गुलाबी कर देगा यानी, और जब अम्ल के साथ क्रिया करेगा तो उसको लाल कर देगा। तो इसमें आ जाएगा जो हमारा 2 नंबर का ऑप्शन है, एक्स गुलाबी, वाई गुलाबी और जेड रंगीन हो जाएगा। तो ये इसमें राइट हो जाएगा 74 में 2 नंबर ऑप्शन। 75 नंबर क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, 75 नंबर क्वेश्चन है, ये हमारे जो दांत होते हैं उनका जो कर्म होता है किस प्रकार के होता है, उनसे संबंधित है ये वाला क्वेश्चन। क्या क्वेश्चन दिया हुआ है, हमारे मुख में विभिन्न प्रकार के दांतों के आगे से पीछे का क्रम बताना है। मैं मतलब यहाँ से चलना है और पीछे की तरफ जाना है आपको। ठीक है, तो आपको पता है कितने दांत होते हैं, टोटल 32। ठीक है, 32 दांत होते हैं, 8 8 8 इधर और 8 इधर, ऐसे यानी ऊपर 16 ऊपर 16 नीचे। पहला जो रहता है यहाँ पे वो कौन सा होता है, कृतक होता है। ठीक है, कौन सा रहता है, कृतक। फिर आता है रदनक, फिर अगर चय वर्णक और लास्ट में चय वर्णक। क्या आता है फिर, चय वर्णक। ठीक है, कृतक, रदनक, अगर चय वर्णक और चय वर्णक, यानी 2 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसमें सही रहेगा। और इसका एक फॉर्मूला भी होता है, क्या होता है फॉर्मूला, I2, यानी अगर आपसे दांत निकालने की पूछे कि कौन सा दांत कितने होते हैं, तो ये I2 ये क्या होता है, C1 होता है। यानी कृतक जो होते हैं वो 2, ये 1, फिर P2 प्री मोलर, ये क्या होता है 2, और फिर आता है मोलर, ये क्या आ जाएंगे, 3 हो जाएंगे। ठीक है, ये इसका एक फॉर्मूला होता है, यानी इन सबको जोड़ेंगे फिर 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ये 16 आएंगे। ठीक है, ये कितने आएंगे, 16 आएंगे, 16 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 32 आ जाएगा। ठीक है, ये इसका फॉर्मूला था, I2 प्लस C1 प्लस P2 प्लस M3, ये दांत को निकालने का एक फॉर्मूला था। इससे आप निकाल सकते हैं कि कितने कृतक होते हैं, कितने रत्नक, कितने अगर चयवर्णक और चयवर्णक होते हैं। तो इसमें 2 नंबर का जो ऑप्शन है कृतक, रत्नक, अगर चयवर्णक और चयवर्णक, ये क्रम रहता है आगे से पीछे की ओर। 75 का 2 नंबर ऑप्शन
सही हो जाएगा। 76 नंबर क्वेश्चन क्या दिया हुआ है? 76 नंबर क्वेश्चन है, पादपों एवं वृक्षों में पानी ऊपर तक चूषण कर्षण खिंचाव के कारण पहुंचता है, निम्नलिखित में से किस परिघटना के कारण यह चूषण कर्षण होता है? यानी जो पादपों में पानी है वो कहाँ से लेते हैं? जड़ों द्वारा होता है, यानी जड़ें, जमीन से जड़ें पानी अवशोषित करेगी, वो पत्तियों तो कैसे पहुंचता है? वो चूषण कर्षण, यानी जड़ें खींचती है, फिर वो आगे करती है, फिर आगे वो लास्ट में कहाँ तक पहुंच जाता है? पत्तियों तक। यानी पत्तियां जब भोजन बनाती है तो पानी कहाँ से मिलता है? उनको जड़ों द्वारा दिया जाता है, प्रकाश सूर्य से लेती है, ठीक है, और वायुमंडल से क्या लेती है? कार्बन डाइऑक्साइड लेती है, ठीक है। तब ये जो पानी है कौन से विधि से चढ़ा? चूषण कर्षण यानी खिंचाव के द्वारा। इसको क्या कहा जाता है वो आपको बताना है। तो इसमें आएगा अवशोषण, यानी अवशोषित ही तो कर रही है जड़ें, तो कौन सी विधि हो जाएगी? ये अवशोषण। 76 का 4 नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। 77 नंबर क्वेश्चन क्या दिया? निम्नलिखित में से कौन सा अदरक का जननांग है, यानी किससे दूसरी अदरक बन सकती है? यानी अदरक का पौधा कैसे बना जाता है? क्या इसका कोई बीज होता है, या इसकी कली को काट के लगाया, या इसकी जड़ होती है? किससे दूसरा पौधा तैयार कर सकते हैं अदरक का? आलू वगैरह होते हैं, इनका कौन सा भाग आपको खाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है? तो ये क्या रहती है? हमारी जड़ें होती है। यानी नहीं, आलू का तना होता है, और क्या होता है? मूली, और जो गाजर है होती है वो क्या होती है? जड़ें होती है जो हम खाते हैं। किसी की पत्तियां भी खाते हैं, जैसे पालक वगैरह होती है, उनकी पत्तियां खाने के काम में ली जाती है। तो अदरक का हमें जननांग बताना है, यानी किससे दूसरा अदरक का पौधा तैयार किया है? उसकी पत्ती से, जड़ से, तना से, या बीज होता है अदरक का? तो क्या आना चाहिए इसमें? आप बताइए। इसमें आएगा तना, यानी अदरक को काट के ही दूसरा पौधा तैयार कर सकते हैं हम, ठीक है। तो ये अदरक का तना है। जैसे आलू को काट के ही बोया जाता है, तो दूसरा आलू का पौधा तैयार हो जाता है। तो आलू का जो होता है वो तना खाने के इस्तेमाल करते हैं, अदरक का भी तना आ जाएगा। तो 3 नंबर ऑप्शन राइट हो जाएगा 77 में। 78 क्या दिया? निम्नलिखित द्रव्यों में से कौन से विद्युत के चालक है वो आपको बताना है। पहला दिया हुआ है सिरका, दूसरा दिया शर्करा का विलयन, तीसरा लवण का विलयन, और 4 पे दिया हुआ है आसुत जल। तो विद्युत का चालक क्या होगा? जिसमें से विद्युत धारा प्रभावित हो सके, वो विद्युत का क्या हो जाएगा? चालक हो जाएगा। और क्या दिया हुआ है इसमें? और विद्युत का कुचालक क्या होगा? यानी जिसमें से विद्युत धारा प्रभावित नहीं होगी। तो सिरका, शर्करा का विलयन, लवण का विलयन, और आसुत जल। तो आसुत जल तो नहीं होता विद्युत का चालक, तो ये ऑप्शन तो गलत हो गया। हमें बताना है विद्युत का चालक। तो विद्युत का चालक यानी डी जहां पे है उसको तो काट ही दो, यानी 2 नंबर कट गया और 4 नंबर तो कट गया, ठीक है। अब बचे बी, सी और ए और सी, यानी सिरका, सरका का विलयन, शर्करा का विलयन, और लवण का विलयन। इनमें से कौन सा होता है विद्युत का चालक और कौन सा नहीं होता, वो आपको देखना है। इसमें जो सिरका और जो लवण का विलयन है वो क्या होंगे? विद्युत के चालक होंगे। पर जो शर्करा और जो आसु जल है वो विद्युत के कुचालक है, यानी बी और डी कुचालक है, ए और सी क्या है? चालक है। क्योंकि सिरका और जो लवण है वो जल के साथ क्रिया कर लेंगे, क्रिया करेंगे, वो ही क्या होंगे? चालक कहलाएंगे। यानी जो जल के साथ क्रिया करेगा, यानी H2O के साथ जो क्रिया करेगा वो क्या होगा? विद्युत का चालक, और जो नहीं करेगा वो नहीं होगा। तो इसमें ए क्या है? सिरका, और सी दिया हुआ है लवण का विलयन, ये क्या है? विद्युत के क्या है? चालक। तो ए और सी दिया हुआ है 3 नंबर ऑप्शन में, तो ये इसमें सही हो जाएगा 78 में। 79 क्या दिया हुआ है? नीचे दिए गए कथनों पर विचार करना। आपको कथन ये दिया, पौधे प्रकाश संश्लेषण के बिना भी कुछ समय तक जीवित रह सकते हैं। दूसरा, पौधे श्वसन के बिना भी कुछ समय तक जीवित रह सकते हैं। तीसरा, पौधे के जीवित रहने के लिए प्रकाश संश्लेषण और श्वसन दोनों आवश्यक है। 4 दिया, दिन के समय प्रकाश संश्लेषण और श्वसन पौधों में होने वाली समक्षणिक, यानी एक ही टाइम पर होने वाली क्या है? ये प्रक्रियाएं हैं। कौन से कथन सही है वो आपको देखना है। जो 79 नंबर क्वेश्चन है इसमें आपको देखना है कौन सा सही है और कौन सा नहीं है। पौधे प्रकाश संश्लेषण के बिना कुछ समय तक जीवित रह सकते हैं, यानी खाने के लिए जब भोजन ना मिले तो कुछ टाइम तक हम जीवित रह सकते हैं, वैसे पौधे भी रह जाएंगे। पर सांस के बिना क्या होता है? हम जीवित नहीं रह सकते। तो ए तो ठीक है।
पौधे के जीवित रहने के लिए प्रकाश संश्लेषण और श्वसन दोनों आवश्यक है, ये बात भी ठीक है। दिन के समय प्रकाश संश्लेषण और श्वसन यानी दोनों होती है, तो ये बात भी ठीक है। पर जो बी है वो गलत है इसमें और हमें सही देखना है। तो ए सी डी ठीक है इसमें। ए सी डी दिया हुआ है 4 नंबर ऑप्शन में, तो 4 नंबर ऑप्शन राइट हो जाएगा 79 का। 80 नंबर क्वेश्चन क्या दिया हुआ है? 80 नंबर क्वेश्चन है, लकड़ी का एक गुटका किसी मेज पर विराम की अवस्था में है। इस गुटके पर कार्यरत बलों के विषय में क्या कहा जा सकता है? यानी लकड़ी का गुटका मेज पर विराम की स्थिति यानी गतिमान नहीं है। पहला है गुरुत्वाकर्षण और घर्षण बल इस पर कार्य कर रहे हैं। दूसरा, इस पर कोई बल कार्य नहीं कर रहा। तीसरा, इस पर संतुलित बलों का कोई युगल कार्य कर रहा है। चार, इस पर केवल गुरुत्वाकर्षण बल ही कर रहा है, यानी इस पे सिर्फ गुरुत्वाकर्षण बल लग रहा है। तो आपको क्या लग रहा है इसमें कौन सा ऑप्शन सही रहना चाहिए? इसमें आएगा, इसमें बलों का एक युगल कार्य करेगा, यानी जो गुटका है वो भी मेज पे लगाएगा, मेज भी उस पे लगाएगी, पर उन्होंने इस दूसरे को संतुलित कर रखा है। संतुलित बलों का युगल नहीं है वो। बल तो लग रहे हैं पर बलों ने एक दूसरे को संतुलित कर रखा है। क्या कर रखा है? बलों ने क्या कर रखा है? एक दूसरे को संतुलित कर रखा है। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही होना चाहिए? क्या ये इस पर संतुलित बलों का युगल कार्य कर रहा है या गुरुत्वाकर्षण बल कार्य कर रहा है सिर्फ? तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा 80 नंबर क्वेश्चन में? इसमें आएगा जो केवल गुरुत्वाकर्षण बल वाला है वो सही रहेगा। 4 नंबर ऑप्शन 80 नंबर क्वेश्चन का। 81 क्या दिया हुआ है? 81 नंबर क्वेश्चन है, बांस के पौधे की पत्तियों में सिरा विन्यास का जड़ किस प्रकार के होते हैं वो आपको बताना है। पहला जालिका रूपी सिरा विन्यास और मूसला जड़। तीसरा है, नहीं, दूसरा है समांतर शिरा विन्यास और रेशेदार जकड़ा जड़। तीसरा है समांतर शिरा विन्यास और मूसला जड़। चार पे है जालिका रूप शिरा विन्यास और रेशेदार जड़। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही आएगा? किसके पौधे में बताना है? बांस की। बांस के पौधे की जड़ें कैसे होती है वो आपको बताना है। और क्या बताना है इसमें? इसमें बताना है कि जो पत्तियों का विन्यास है वो कैसा रहता है। तो इसमें होता है पत्तियों का जो विन्यास होता है वो समांतर सिरा विन्यास रहता है और रेशेदार जड़ें पाई जाती है, यानी 2 नंबर का जो ऑप्शन है वो ठीक हो जाएगा 81 का। 82 क्या दिया हुआ है? 82 नंबर क्वेश्चन है, चुंबकों के विषय में नीचे दिए गए कौन सा तथ्य सही नहीं बताना है। पहला है, चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं चुंबक के उत्तर ध्रुव से आरंभ होती है और दक्षिण ध्रुव पर विलीन होती है, तो ये बात तो सही है। चुंबक के 2 ध्रुव होते हैं, उत्तरी ध्रुव और दक्षिण ध्रुव। जो चुंबकीय बल रेखाएं वो उत्तरी ध्रुव से निकल के दक्षिणी ध्रुव में जाती है, ये बात ठीक है। जो बल रेखाएं निकली उन्होंने चुंबकीय क्षेत्र बना दिया, यानी इसके चारों ओर क्या चुंबकीय, और जो ध्रुव है उनके पास चुंबकीय क्षेत्र सबसे अधिक होता है। तो चुंबक के जो समान ध्रुव है वो क्या करते हैं? एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं, और असमान ध्रुव एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। तो आकर्षण चुंबकत्व का एक निश्चित गुण नहीं है, नहीं एक निश्चित परीक्षण नहीं है, प्रतिकर्षण भी तो होता है। दूसरा, तीसरा क्या है? चुंबकीय सजातीय ध्रुव एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं, ये बात ठीक है। चार पे एक छड़ चुंबकीय सिरों पर चुंबकीय क्षेत्र अधिक प्रबल होता है, यानी जो ध्रुव दिए है उन पे जो चुंबकीय क्षेत्र है वो ज्यादा होता है, तो ये बात भी ठीक है। हमें बताना है सही नहीं है, तो 2 नंबर का जो ऑप्शन है वो सही नहीं होगा 82 नंबर क्वेश्चन का। 83 नंबर क्वेश्चन क्या है? नीचे दिए गए धातुओं और अधातुओं को मिलान उनके उपयोगों से कीजिए, यानी एक तरफ धातु दी गई और दूसरी तरफ उपयोग दे गया है कि कौन सा किसका उपयोग है। ए नंबर पे दिया हुआ है आयोडीन, दूसरे पे दिया मरकरी, तीसरे पे एल्यूमिनियम, चार पे दिया हुआ है क्लोरीन। ठीक है, तो आपको मिलाना है कौन सा किससे आएगा। तो आयोडीन का उपयोग हम कहाँ करते हैं? जो घाव होते हैं यानी जो चोट वगैरह लग जाती है वहां पे करते हैं, तो एक मिल गया दो से। ठीक है, फिर क्या है? जो मरकरी है, मरकरी को आपको पता है जो थर्मामीटर होता है उसमें भरा जाता है, यानी जो पारा होता है वो थर्मामीटर में होता है, तो कहाँ आ जाएगा? एक, जो दो मिल जाएगा तीन से। दो किससे मिल जाएगा? मरकरी मिल जाएगा तापमापियों से। एल्यूमिनियम है, एल्यूमिनियम का उपयोग कहाँ किया जाता है? जो खाद्य पदार्थ है उनको जो डिब्बा बंद किया जाता है, यानी जो पैकेट वाले फूड होते हैं उनको सुरक्षित रखने के लिए एल्यूमिनियम का प्रयोग किया जाता है। अब बच गया सिर्फ क्लोरीन, तो क्लोरीन को जल संशोधन में आ जाएगा, इन चार मिल जाएगा एक से।
ए जो आयोडीन है वो कहाँ मिला, घाव पे, यानी एक मिला दो से, तो एक दो दिया हुआ है सिर्फ 3 नंबर ऑप्शन में, एक में दो, तो ये इसमें राइट हो जाएगा, 3 नंबर का जो ऑप्शन है वो सही हो जाए। 84 नंबर क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, 84 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से सत्य कथन चार्टिए, यानी जो 4 ऑप्शन देंगे उनमें से देखना है कौन सा सही है। मेलामाइन थर्माप्लास्टिक है, जबकि बेकेलाइट थर्मोसेटिंग प्लास्टिक है। दो पे है बेकेलाइट और मेलामाइन दोनों ही के हैं थर्मो प्लास्टिक है। 3 नंबर पे बेकेलाइट और मेलामाइन दोनों ही थर्मोसेटिंग प्लास्टिक है। और क्या 4 पे कह दिया बेकेलाइट थर्मोप्लास्टिक है, जबकि मेलामाइन थर्मोसेटिंग प्लास्टिक है। तो कौन सा आएगा, दोनों ही क्या होते हैं, थर्मोसेटिंग प्लास्टिक होते हैं। क्या होते हैं, दोनों ही थर्मोसेटिंग प्लास्टिक, और बेकेलाइट और मेलामाइन दोनों ही थर्मोसेटिंग प्लास्टिक है। तो ये दिया हुआ है हमारा 3 नंबर ऑप्शन में, तो 84 में आ जाएगा 3 नंबर ऑप्शन राइट। 85 नंबर क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, 85 से लेके 87 जो नीचे गद्यांश ये दिया गया है, एक प्रयोग दिया गया, उसको देखिए आंसर करने हैं। कक्षा 8 की शिक्षिका ने अपने कक्षा में नीचे दिए गए क्रियाकलाप का निर्देशन किया है। ठीक है, क्या क्रियाकलाप है, शिक्षिका ने एक चम्मच में थोड़ा सा सल्फर लेकर उसे जलाया, उन्होंने फिर उस चम्मच को ढक्कन वाले गिलास के भीतर रखा और यह सुनिश्चित किया कि बनने वाली गैस गिलास से बाहर न जाए। कुछ मिनट पश्चात उन्हें गिलास में पानी डाला, यानी सल्फर को जलाया चम्मच में, फिर उस चम्मच को क्या, जो बनी गैस उसको कहाँ डाल दिया, एक गिलास में, और गिलास को ऊपर से ढक दिया, और यह देखा कि जो गैस बनी है वो बाहर ना जाए, फिर उसमें क्या डाला है, पानी डाला है। तो इस प्रकार उसने क्या किया है वो आपको देखना है। पहला क्वेश्चन क्या बना है, इससे क्या होता है यदि इस गिलास में नीले और लाल लिटमस पत्र डाले जाते हैं, अगर क्या होगा, अगर उसमें नीले और लाल लिटमस पत्र डाले जाए, कौन सी गैस जलाई थी, सल्फर, यानी SO2, फिर क्या डाला है उसमें, पानी डाला है H2O, तो ये दोनों क्रिया करेंगे तो क्या बना लेंगे, एक अम्ल बनाएंगे, सल्फ्यूरिक अम्ल, क्या बनाएंगे, सल्फ्यूरिक अम्ल बना लेंगे। ठीक है, सल्फ्यूरिक अम्ल क्या होगा, अम्लीय प्रकृति का हो गया, अम्ल बना है तो अम्लीय प्रकृति का, तो अम्ल होता है वो क्या करता है, जो नीला लिटमस होता है उसको लाल कर देता है, ये उसका गुण होता है। तो क्या नीला लिटमस पत्र लाल हो जाए क्योंकि अम्ल बना है, बाकी जो लाल वाला था वो तो वैसा ही रहेगा क्योंकि क्षार नहीं था, क्षार होता तो लाल को नीला कर देता। तो 2 नंबर का ऑप्शन सही हो जाएगा, 85 का, नीला लिटमस पत्र लाल हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बना है, इससे ऊपर दिखाए गए क्रियाकलाप में जल में सल्फर डाइऑक्साइड के घुलने पर कौन सा पदार्थ बना, तो कौन सा पदार्थ बना है इससे, इससे बना है आपका सल्फ्यूरिक अम्ल, कौन सा, सल्फ्यूरिक अम्ल। ठीक है, तो 2 नंबर का ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, उपयुक्त क्रियाकलाप द्वारा किन प्रक्रिया कुशलताओं का प्रोत्साहित किया है, तो प्रेक्षण किया हमने, क्या किया है, प्रेक्षण किया है, वर्गीकरण किया, और क्या किया है, निष्कर्ष निकाला है। क्या किया है, प्रेक्षण किया, वर्गीकरण किया और निष्कर्ष भी निकाला है कि क्या इससे हमें मिला है। तो 3 नंबर का ऑप्शन सही हो जाएगा 87 का। 88 नंबर क्वेश्चन क्या दिया है, विज्ञान शिक्षिका अपने विद्यार्थियों को एक समतल सतह पर तेल और चीनी की घोल दोनों की दो दो बूंदे रखने को कहती है, उसके बाद वह उन्हें सतह को टेढ़ा करने और उन बूंदों के नीचे पहुंचने के क्रम का परीक्षण करने को कहती है। इस क्रियाकलाप से शिक्षिका द्रव के किस गुण को विद्यार्थियों के संज्ञान में लाना चाहती है, क्या समझाना चाहती है शिक्षिका, कि तेल और क्या लिया है उसने, दो दो बूंद तेल और चीनी के घोल, एक तेल लिया और एक चीनी का घोल लिया है। तो द्रव का एक गुण होता है बहना, और श्यानता क्या होती है, विस्कोसिटी क्या रहती है, जो इनके जो गुण है उसका विरोध करेगी, यानी जो द्रव शांत स्थिति में रहना चाहता है। ठीक है, तो तेल है वो जल्दी बह जाएगा तो इसकी श्यानता कम हो जाएगी, और जो चीनी का घोल है वो वहीं पे चिपक जाएगा, वो नहीं आएगा। तो कौन से गुण को लाना चाहती है उनके ध्यान में, श्यानता, विस्कोसिटी को। 2 नंबर का ऑप्शन सही हो जाएगा 88 में। 89 क्या दिया हुआ है, 89 नंबर क्वेश्चन है, आपको पता चलता है कि आपकी कक्षा 6 के बहुत से विद्यार्थियों का विश्वास है कि पौधे की वृद्धि के लिए कच्चा माल केवल मृदा से ही प्राप्त होता है। इस विचार के खंडन में निम्नलिखित में से कौन सी युक्ति सबसे अधिक उपयुक्त होगी, यानी बच्चे क्या सोचते हैं कि जो उनको कच्चा माल है कि जल सब कुछ उनको मिट्टी से मिलता है, अगर मिट्टी नहीं हो तो पौधे का क्या होगा, जो प्रकाश संश्लेषण है वो नहीं कर पाएंगे। तो प्रकाश संश्लेषण में आपको पता है जल के साथ साथ
सूर्य का प्रकाश भी जरूरी होता है, वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड भी जरूरी होती है, तो मिट्टी से ही तो नहीं मिला, बाहर से भी मिला है उसको। तो इस प्रकार की जो अवधारणा बच्चों ने बना लिया, उसके लिए आप क्या करेंगे? ठीक है, पहला क्या दिया, विद्यार्थियों को प्रकाश संश्लेषण के बारे में एक सुनिर्मित पावर पॉइंट प्रस्तुत दिखाएंगे। दूसरा दिया, प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया तथा संबंध रासायनिक प्रतिक्रियाओं को विस्तार पूर्वक समझाना। तीसरा है, विद्यार्थियों को पानी में लगा मनी प्लांट देना और उसकी वृद्धि का परीक्षण कर निष्कर्ष निकालने के लिए कहना। चार पे दिया, पौधों में भोजन निर्माण की प्रक्रिया के बारे में विद्यार्थियों को मनोरंजन पठन सामग्री उपलब्ध कराना। तो इसमें जो तीन है कि मनी प्लांट देना, इसमें बच्चा खुद से करेगा, खुद करेगा, सब काम करेगा वो, तो ये इसमें सही हो जाएगा। 89 का 3 नंबर ऑप्शन राइट हो जाएगा। 90 और इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन क्या है, विज्ञान पाठ्यक्रम की प्रक्रियात्मक वैधता के मानदंड की अपेक्षा की। विज्ञान पाठ्यक्रम, जो विज्ञान का जो पाठ्य प्रक्रिया है वो क्या है, वो आपको बताना है। पहला दिया, विज्ञान को ऐसे विशे, विशेष विषय के रूप में पढ़ाया जाना चाहिए जिसकी अनूठी विशेषताएं हो। दूसरा, विज्ञान को मूल्यों से मुक्त सामाजिक सरोकारों से अप्रभावित विषय के रूप में प्रस्तुत किया जाना। किसी को किसी के साथ संबंधित करके हम नहीं समझाएंगे तो वो चीज क्या हमें याद रहेगी? नहीं रहेगी। ठीक है। तीसरा क्या, शिक्षार्थियों को विभिन्न प्राकृतिक प्रक्रियाओं से सुपरिचित कराया जाना चाहिए। चार है, शिक्षार्थियों को ऐसी प्रक्रियाओं में व्यस्त रखा जाना चाहिए जो वैज्ञानिक सोच को पैदा करने की दिशा में ले जाती है। तो कौन सा ऑप्शन आपको लग रहा है जो इसमें सही होना चाहिए? अगर बच्चों को, हम शिक्षार्थियों को ऐसी प्रक्रिया में व्यस्त रखेंगे जिनसे उनकी सोच तो बढ़े ही बढ़ेगी और साथ में वो उस तरफ जाएंगे जहां हम लेना चाहते हैं, यानी नई सोच की तरफ। ठीक है, तो ये जो ऑप्शन है कि जो 4 नंबर का, ये इसमें सही रहेगा, ये उसकी जो पाठ्यक्रम है उसकी वैधता को सही सिद्ध करेगा। तो 90 का 4 नंबर जो ऑप्शन है वो सही हो जाएगा। इस प्रकार कर लिया हमने साइंस के 30 क्वेश्चन आंसर डिटेल से डिस्कस कर लिए। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।